Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today our topic is celiac disease and gluten intolerance. So let's see what is celiac disease. The definition is celiac disease is a digestive disorder caused by an abnormal autoimmune reaction to gluten, a protein found in wheat, barley and rye. And what is autoimmune? An autoimmune disease is a condition in which our own immune system, the body's immune system, mistakenly attacks your own body. तो सीलियक डिजीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें बॉडी के अंदर एक एबनॉर्मल ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है. ऑटोइम्यून रिएक्शन वो होगा कि जिसमें आपकी अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपनी ही बॉडी को वापस अटैक कर देता है मिस्टेकनली बाय थिंकिंग दैट देयर ओन बॉडी इज़ अ फॉरेन इन्वेडर. तो उसकी वजह से एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कॉज होता है. और ये रिएक्शन कॉज क्यों होता है? ये रिएक्शन तब कॉज होता है जब हम डाइट में ग्लूटेन लेते हैं. ग्लूटेन अब कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्लूटेन नॉर्मली जो है मेन प्रोटीन है हमारी स्टेपल फूड्स की, जैसे कि वीट है, बार्ले है या राय है. तो इन सब में जो मेन प्रोटीन होती है उसको ग्लूटेन कहते हैं. अच्छा, सीलियक डिजीज़ को हम और भी नाम हैं जिनकी वजह से सीलियक डिजीज़ मशहूर है या उसकी और ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं. स्प्रूस, नॉन ट्रॉपिकल स्प्रूस एंड ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी. तो सीलियक डिजीज़ तो ये हो गया कि अपनी बॉडी जो है उसमें इट थिंक्स दैट अपनी ही बॉडी जो है एक सेंसिटिव रिएक्शन कॉज कर देती है जब और इम्यून सिस्टम बॉडी का अपनी बॉडी को वापस अटैक करता है. और ये कॉज इस वजह से होता है जब ग्लूटेन प्रोटीन में प्रेजेंट होती है. तो अब ग्लूटेन इंटॉलरेंस क्या है? ग्लूटेन इंटॉलरेंस इज ऑल्सो नोन एज gluten sensitivity and is characterized by the body's inability to digest or break down gluten. Some people with gluten intolerance have a mild sensitivity to gluten, while others with celiac disease have an autoimmune disorder. तो जो gluten intolerance है वो gluten sensitivity है. ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या उसको हम ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं. ठीक है, उसमें ये होता है कि बॉडी के पास एबिलिटी नहीं होती ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने की या ब्रेक डाउन करने की. तो जब ग्लूटेन को डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन नहीं कर पाती तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स पैदा होते हैं वो सिमिलर होते हैं उस तरह के जिस तरह के लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से पैदा होते हैं. तो सीलियक डिजीज़ में और ग्लूटेन इंटॉलरेंस में ये फ़र्क है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस के सिम्टम्स माइल्ड होते हैं और कंपैरेटिवली वो जो इंडिविजुअल है वो फिर भी कुछ हद तक ग्लूटेन ले सकता है. लेकिन जिन इंडिविजुअल्स को सीलियक डिजीज़ होता है वो बिल्कुल ग्लूटेन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ग्लूटेन लेंगे तो वो इस तरह से रिएक्ट करेगी बॉडी जिस तरह से एलर्जी होती है. तो एलर्जी वाले सिम्टम्स में ये फ़र्क है कि एलर्जी फेटल सिम्टम्स कॉज कर सकती है, जैसे कि डेथ है. ठीक है, बॉडी शॉक में जा सकती है, एनाफिलेक्टिक शॉक में जा सकती है, कोमा में जा सकती है, डेथ में जा सकती है. मतलब इतना स्वेयर फेटल कंडीशन है. लेकिन ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से बॉडी इतनी फेटल सिम्टम्स बॉडी में नहीं होते. सो पहले हम देख लेते हैं सीलियक डिजीज़ क्या है. सीलियक डिजीज़ और ग्लूटेन इंटॉलरेंस तकरीबन हद तक सेम है. इनमें सिम्टम्स दोनों के तकरीबन हद तक सेम होते हैं और लेकिन कंपैरेटिवली ग्लूटेन इंटॉलरेंस और सीलियक डिजीज़ में ये है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस में सिम्टम्स या बॉडी जो है इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे कि इंटॉलरेंट है, और सीलियक डिजीज़ में बॉडी इस तरह से रिएक्ट करती है जैसे उसको स्पेसिफिक कंपोनेंट से एलर्जी है. So, the signs and symptoms of celiac disease can vary greatly and differ in children and adults.
Digestive symptoms and signs for adults include diarrhea, steatorrhea. Steatorrhea is pale, smelly and frothy stools. Fatigue, weight loss, bloating and gas, abdominal pain, nausea and vomiting, and constipation. All of these are डाइजेस्टिव सिम्टम्स. ठीक है, जितने भी डाइजेस्टिव साइंस हैं या जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड आपके मसले होते हैं वो सब हैं. However, more than half the adults with celiac disease have signs and symptoms unrelated to the digestive system, including anemia, usually from iron deficiency. तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम से अनरिलेटेड जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो हम पढ़ रहे हैं इसमें. अब ये साइंस एंड सिम्टम्स तब होते हैं जब आपकी बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और फिर उसकी वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते. तो उसमें आपका आ जाता है एनीमिया, जो कि नॉर्मली आयरन डिफिशिएंसी की वजह से होता है. लॉस ऑफ bone density such as osteoporosis and softening of bones such as osteomalacia, itchy, blistery skin rash, mouth ulcers, headache and fatigue, nervous system injury including numbness and tingling in the feet and hands, possible problems with balance and cognitive impairment. तो नर्वस सिस्टम पे जो इफ़ेक्ट आता है वो ये होता है कि हाथ और पाँव में फीलिंग कम हो जाती है. और जैसे हम कहते हैं ना, जब आपके हाथ और पाँव सो जाएं तो अजीब सी टिंगलिंग चुन सी फील होती है. तो उस तरह की नंबिंग और टिंगलिंग फीलिंग आती है हैंड्स और फीट में. और बैलेंस नहीं सही तरह से मेंटेन कर पाती बॉडी, और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है. मतलब जितनी भी आपके फंक्शंस बॉडी के कॉग्निटिव से रिलेटेड हैं, कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, पढ़ना लिखना वगैरह, कंसंट्रेशन, ठीक है, याद रखना, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत बॉडी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाती. जॉइंट पेन एंड रिड्यूस्ड फंक्शनिंग ऑफ स्प्लीन, ये सब आप कह लें जब ग्लूटेन डाइट से नहीं एक्सक्लूड किया जाता और बहुत देर के लिए ग्लूटेन खाते रहें, ठीक है, तो क्रॉनिक कंडीशन में, फेटल कंडीशन में ये सारी सिम्टम्स भी सीलिएक डिजीज की वजह से हो सकता है. नाउ सिम्टम्स इन चिल्ड्रन. Children with celiac disease are more likely than adults to have digestive problems. These include nausea and vomiting, chronic diarrhea, swollen belly, constipation, gas, and steatorrhea, which is pale and foul smelling stools. The inability to absorb nutrients might result in, अब अगर न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्लूटेन की वजह से बॉडी में जो रिएक्शन कॉज होता है उसकी वजह से इंटेस्टाइन्स इन्फ्लेम हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी, या फिर जो पिछली हमने ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स अगर परसिस्ट करें तो उसकी वजह से बाकी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर सकती हैं. और उनमें आ जाता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते बाकी फूड में से. तो उसकी वजह से फेलियर टू थ्राइव फॉर इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो मूव नहीं करते, चलते नहीं हैं और रिएक्शन नहीं देते किसी भी चीज़ का, और दे आर नॉट थ्राइविंग हेल्दी ग्रोइंग इन्फेंट्स. द किड विल बी स्टिल एंड विल नॉट मूव और गिव एनी रिएक्शन. डैमेज टू टूथ एनामल, दांतों की जो ऊपर वाली सरफेस होती है, ठीक है, वो सब येलो हो जाएंगे वो, और उनके ऊपर स्पॉट्स पड़ जाएंगे और स्क्रैचेस हो जाएंगे. वेट लॉस, एनीमिया, इरिटेबिलिटी, शॉर्ट स्टेचर. शॉर्ट स्टेचर इसलिए होता है क्योंकि जब न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते
तो बच्चे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और बच्चे की ग्रोथ रुकने की वजह से हाइट कम रह जाती है। डिलेड प्यूबर्टी, और उसकी वजह से जब बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं करती, फंक्शन नहीं करती, तो प्यूबर्टी भी जो है वो डिलेड हो जाती है, काफ़ी लेट आती है। एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको हम ADHD कहते हैं। ADHD काफ़ी मशहूर और काफ़ी प्रिवेलेंट डिसऑर्डर है, और उसमें नॉर्मली ये होता है कि इंडिविजुअल का, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, लेकिन जो इसमें एडल्ट्स हैं उनका अटेंशन स्पैन भी कम होता है, तो वो एक चीज़ पे ज़्यादा देर के लिए कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, एक चीज़ पे ज़्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर पाते। इस वजह से उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, इस वजह से उनके सोशल इंटरेक्शंस डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि वो एक बात कर रहे होते हैं और बात करते करते करते, या अगर कोई इंडिविजुअल कोई और बात कर रहा है तो उसको बीच में काट के उनको कोई और बात याद आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, बिकॉज वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हेडेक्स, लैक ऑफ मसल कोऑर्डिनेशन एंड सीजर्स, फिट्स भी पड़ सकते हैं उनको। तो ये सब जो हैं ये कंडीशंस जो हैं, मतलब इंडिविजुअल्स चलें, एडल्ट्स तो प्रॉपरली ग्रो किए हुए होते हैं, और तब अगर उनको सीलिएक डिजीज़ होता है तो उनकी ग्रोथ में, या उनकी प्रॉपर एक जो ब्रेन फंक्शनिंग होनी थी या बॉडी फंक्शनिंग होनी थी या ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी होती है। लेकिन चिल्ड्रन में अगर सीलिएक डिजीज़ हो और वो प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए तो उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे मेंटल और साइकोलॉजिकल और सोशल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ग्लूटेन किस तरह से बॉडी में प्रोग्रेस करता है, किस तरह से बॉडी में सिम्टम्स कॉज करता है और साइंस एंड सिम्टम्स कॉज करता है, और हम पढ़ेंगे कि ग्लूटेन या सीलिएक डिजीज़ के कॉजेज़ क्या हैं। सो gluten is a protein in wheat, barley, rye and other grains. It's what makes dough elastic and gives bread its chewy texture. तो जो ग्लूटेन जो है वो वीट, बार्ले, राय या जितने भी हमारे ग्रेन्स हैं या स्टेपल ग्रेन्स हैं उनकी प्रोटीन होती है। तो इसका काम ये होता है कि ये जो है, असल में अब ग्लूटेन में भी एक कंपोनेंट होता है ग्लाइडिन। एक्चुअल में वो ग्लाइडिन होता है जो जितने भी हमारा डो होता है, हमारा आटा होता है, उसको चिपकने के लिए और उसको शेप देने के लिए और उसको इलास्टिसिटी देने के काम करता है ग्लूटेन। ठीक है, अब जो इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि जब आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, रोटी बनाते हैं तो आटा गूंदते हैं तो वो गूंद जाता है, आपस में आटा जुड़ जाता है। उसके बाद आटे को फैला के उसको रोटी बनाते हैं तो आटे की रोटी आपस में चिपकी रहती है, कंबाइंड रहती है। लेकिन अगर हम रोटी बनाएं मकई के आटे की, तो मकई का आटा आपस में चिपकता नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल से, उसको एक तरीका है स्पेसिफिकली उसकी रोटी बनाने का, और वो बनती भी बहुत मोटी है। तो वो इस वजह से नहीं बनती क्योंकि उसमें चिपकने वाला, आपस में कंबाइन होने वाला एलिमेंट ग्लूटेन नहीं होता। तो ग्लूटेन का एक तरह से एक ये फंक्शन भी है। सो व्हेन पीपल विथ सीलिएक डिजीज ईट ग्लूटेन, their body mounts an immune response that attacks the small intestine. These attacks lead to damage on the villi. The villi are small finger-like projections that line the small intestine and promote nutrient absorption. तो होता क्या है कि जब लोग जिन लोगों को सीलिएक डिजीज़ होता है वो ग्लूटेन कंज्यूम करते हैं तो उनकी बॉडी ग्लूटेन के खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है जिसमें बॉडी अटैक करती है ग्लूटेन को। तो ग्लूटेन स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे वो भी सारी जहाँ जहाँ ग्लूटेन होता है उसके ऊपर भी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स रिएक्ट के ज़रिए से अटैक करती है
और इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। तो इन्फ्लेमेशन जो है होती कहाँ पे है, जितनी भी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जितनी भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जितनी भी वॉल्स होती हैं, पूरी की पूरी वॉल्स को सराउंड किया होता है अंदर। वो जो वॉल होती है ना, वो विलाई से बनी होती है। विलाई स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में से न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं और ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होते हैं। तो वो जो प्रोजेक्शंस हैं वो सारी की सारी इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। तो और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से सारे के सारे डाइजेस्टिव साइंस एंड सिम्टम्स कॉज होते हैं और क्रिएट होते हैं, और उन डाइजेस्टिव सिम्टम्स की वजह से अदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। When your villi are injured, your small intestine can't probably absorb nutrients from food. Eventually, this can lead to malnourishment. तो जब वेलाई इंजर होते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से मैल नॉरिशमेंट हो सकती है। नाउ causes are the genes combined with eating foods with gluten and other factors can contribute to celiac disease, but the precise cause isn't known. तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि जो जीन्स होती हैं हो सकता है कि वो इस तरह की हमारी हों जिनकी वजह से ऑटोम्यून बॉडी जो है ऑटोम्यून रिएक्शन शो करती है टूवर्ड्स ग्लूटेन। और उसके अलावा ग्लूटेन खुद भी एक फैक्टर हो सकता है कि बॉडी के अंदर इनएबिलिटी होती है ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने की, और लेकिन एक जो प्रिसाइज कॉज है वो हमें अभी तक नहीं पता चला कि इंडिविजुअल्स में वो प्रिसाइज कॉज क्या है। इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, gastrointestinal functions, and gut bacteria might contribute as well. Sometimes celiac disease becomes active after surgery, pregnancy, childbirth, viral infection, or severe emotional distress. तो जो कॉजेज़ हम गेस कर सके हैं अभी तक वो ये हैं कि अगर गलत इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस हों, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शंस हो जिनकी वजह से गट हमारी डिस्ट्रॉय हो जाए, गट बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल गट बैक्टीरिया हो, और सर्जरी या प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, या इन्फेक्शन की वजह से या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से, ये सब रीजंस हो सकते हैं ग्लूटेन एंटेरोपैथी के या सीलिएक डिजीज़ के। Now the treatment of celiac disease. The only way to treat celiac disease is to permanently remove gluten from diet. This allows the intestinal villi to heal and to begin absorbing nutrients properly. तो इसका तरीका ये है कि लाइफ लॉन्ग एलिमिनेशन ऑफ ग्लूटेन, आपको अपनी डाइट में से परमानेंटली ग्लूटेन रिमूव करना पड़ता है ताकि आप जो सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं या बॉडी जो रिएक्ट कर रही है सीलिक डिजीज़ की वजह से वो रिएक्शंस कम हो जाएं, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी अगर वो रिएक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, ग्लूटेन का एक्सपोजर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता वापस हील करना शुरू कर देती है और जो इंटेस्टाइन है उसमें इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाती है। तो ट्रीटमेंट इसका यही है कि डाइट में से ग्लूटेन रिमूव करना पड़ता है। सो द सिम्टम्स कैन इम्प्रूव विद इन डेज ऑफ रिमूविंग ग्लूटेन फ्रॉम द डाइट, या तो विद इन डेज ग्लूटेन जब डाइट में से रिमूव होता है तो इम्प्रूव हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ पेशेंट्स जिनमें रिमूव ना हो सिम्टम्स तो फिर वो पेशेंट्स जो होते हैं फेटल कंडीशन की तरफ चले जाते हैं। सो एक और तरीका ये है कि कुछ तो आपने ग्लूटेन फूड्स सारे के सारे अवॉइड करने होते हैं, उसके अलावा आपको ये चाहिए कि आप लेबल्स पढ़ें
ठीक है, फूड के ऊपर जो लेबल्स होते हैं उनको पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनके अंदर जितने भी ग्लूटेन की सोर्सेज हैं वो वाले ग्रेन्स तो नहीं हैं, क्या ग्लूटेन प्रेजेंट तो नहीं है। तो रीड फूड एंड प्रोडक्ट लेबल्स बिफोर बाइंग टू आइडेंटिफाई एनी इंग्रेडिएंट दैट कंटेन्स ग्लूटेन। उसके अलावा maintaining a gluten-free diet isn't free and easy. Fortunately, many companies are now making gluten-free products. The labels on these products will say gluten-free. तो एक तो हमें हमेशा लेबल्स पढ़ने चाहिए ताकि हम ना रिकग्नाइज कर सकें कि जो फूड जिनमें ग्लूटेन है हम उनको अवॉइड कर लें। दूसरा जो है आप ये कर सकते हैं कि बहुत सारी अब कंपनीज प्रोडक्ट्स बनाने लग गई हैं जो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन लेबल्स को पढ़ें। अगर उसके ऊपर ग्लूटेन फ्री लिखा हुआ है तो आप इजीली उस फूड को ले सकते हैं, चाहे वो वीट ही क्यों ना हो, चाहे वो वीट का प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। अवॉइड द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। अब हम वो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं जिनमें नॉर्मली ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। दीज आर वीट, राई, बार्ले, सेमोलिना, फ्लोर, ब्रेड, ओट्स एंड बियर। ओट्स जो होते हैं उनको हम जई कहते हैं और सेमोलिना हमारी सूजी होती है। तो बार्ले हमारा बाजरा होता है, राय हमारी राय होती है। तो ये फूड्स जो है हमें अवॉइड करने चाहिए अपनी डाइट में से। अगर ये नहीं अवॉइड करेंगे तो स्वयं एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो सकता है। So the foods to avoid with hidden gluten sources are, अब वो फूड्स, अब अक्सर ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर हिडन ग्लूटेन होता है। मतलब कई होता है, कभी बार तो ये ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर भी नहीं लिखा होता है, लेबल के ऊपर भी नहीं लिखा होता कि वो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है या उसके अंदर ग्लूटेन है। तो इस तरह के फूड्स को हम किस तरह से अवॉइड करेंगे? वो फूड्स होते हैं पास्ता, केक्स एंड पाइज, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमने पीछे प्रोडक्ट्स पढ़े हैं उनसे मिलके बने हो सकते हैं, तो फिर उनके अंदर भी ग्लूटेन होता है। सो दीज आर पास्ता, केक्स, पाइज, सीरियल्स, कुकीज, क्रैकर्स। क्रैकर्स होते हैं आपके स्नैक्स या चिप्स टाइप प्रोडक्ट्स होते हैं। इमिटेशन मीट्स जो होते हैं वो असल मीट नहीं होता, वो प्लांट फूड सोर्सेज से मीट मिलके बना होता है और टेस्ट उसका रियल मीट जैसा होता है। प्रोसेस्ड लंच मीट्स सच एज सॉसेज एंड हॉट डॉग्स। तो जो प्रोसेस मीट्स होते हैं जैसे कि सॉसेजेस हैं, हॉट डॉग्स हैं, उनके अंदर भी हो सकते हैं। सैलेड ड्रेसिंग्स में हो सकते हैं। सैलेड ड्रेसिंग्स जो भी आप ऑयली इमल्जन आप डालते हैं सैलेड्स में। ग्रेवीज एंड सॉसेस में हो सकता है क्योंकि उनको थिक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट यूज़ होता है वो ज़्यादातर हमारा फ्लोर होता है और उसके अंदर ग्लूटेन होता है। उसके अलावा सोया सॉस जो है वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स है ग्लूटेन का डाइट में। अब हम कौन से फूड्स जो हैं वो खा सकते हैं या कौन से स्टेपल फूड्स हैं जो हम खा सकते हैं, तो हम जो है इन फूड्स को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उन फूड्स में से जो ग्लूटेन की सोर्सेज हैं। तो इस तरह से इंडिविजुअल हेल्दी रह सकता है और वो इस तरह का फूड खा सकता है। तो वो जो फूड्स जिनमें बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता, दीज आर राइस, कॉर्न आपकी छली, सॉर्गम जिसको हम उर्दू में जवार कहते हैं, मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं, बकव्हीट जिसको हम कट्टू कहते हैं, अमरत इसको हम अरारोट कहते हैं, एरोरूट को हम अरवी कहते हैं। उसके अलावा फ्लोर जो कि राइस, सोया, कॉर्न, पोटैटोज या बीन से मिलके बना हो। उसके अलावा क्विना को हम बतवा कहते हैं और टेपियोका जो है एक रूट वेजिटेबल है, कसावा,
जो अफ्रीका में प्रेजेंट होती है। तो हम इन सब से मिलकर कोई भी हम अपनी रोटी भी बना सकते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को मिला के इनका फ्लोर बना के हम रोटी बना सकते हैं, राइस खा सकते हैं, कॉर्न्स खा सकते हैं। और इन सब में ऑल्दो ये कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन इनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता। तो हम यहाँ से अपनी सीरियल सोर्सेज पूरी कर सकते हैं। Healthy gluten-free diets include fresh meats, fish and poultry that haven't been breaded, coated और marinated। तो इसमें हम फ्रेश मीट भी खा सकते हैं, फिश भी खा सकते हैं और पोल्ट्री भी ले सकते हैं, लेकिन वो फूड्स जिनके ऊपर कोटिंग होती है, जैसे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग होती है, फिर अंडे की कोटिंग होती है, फिर दोबारा मैदे और पानी का मिक्सचर होता है, उसकी कोटिंग होती है। तो इन सब जो है कोटिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है हम, क्योंकि वो पोल्ट्री भी हमें अवॉइड करनी चाहिए जिसके ऊपर हमारी नॉर्मली कोटिंग होती है। Fruits, most dairy products, starchy vegetables like peas, potatoes, including sweet potatoes and corn। तो ये सारी वेजिटेबल्स हम खा सकते हैं विदाउट बीइंग इंटॉलरेंट। उसके अलावा राइस, बीन्स एंड लेंटिल्स ये भी हम खा सकते हैं। उसके अलावा वेजिटेबल्स, उसके अलावा वाइन, डिस्टिल्ड लिक्वर्स, साइडर्स एंड स्पिरिट्स। तो ये सब हेल्दियर फूड ऑप्शंस हैं किमची खाने की। नेक्स्ट, celiac disease versus gluten enteropathy. If I have gluten sensitivity now, will I develop celiac disease later? तो अगर आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो, मतलब आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप तो बाद में वो डेवलप कर जाए इनटू celiac disease? There is no research showing that gluten sensitivity leads to celiac disease, and this is currently thought not to be caused by the experts in the field of gluten related disorders। तो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है उन लोगों को वो लोग बाद में सीलिक डिजीज ज़रूरी नहीं है कि डेवलप करें। ऑल्दो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च अभी बाकी है रहती है। Will gluten damage intestines? There may be some intestinal inflammation associated with gluten sensitivity, but gluten does not damage the intestinal wall as in case of celiac disease। तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस में जो विलाई है वो डैमेज नहीं होता, लेकिन सीलिक डिजीज में विलाई डैमेज हो जाता है। So this is it for today. Thank you for your attention. Allah Hafiz.